हाय ऑल, मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ लोक अदालत के बारे में। ठीक है, लोक अदालत भी आर्बिट्रेशन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने लॉन्ग आंसर्स के अकॉर्डिंग इसको तैयार करने वाले हैं। तो मैंने इस आंसर में दिया हुआ है जुडिशरी सिस्टम का हायरार्की। ठीक है, सबसे पहले ऑन द टॉप आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, देन आता है हाई कोर्ट्स, फिर आते हैं उसके बाद में सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स इन दी डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं। अब इसमें क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर आता है स्पेशल ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, लोक अदालत भी आती है, सिविल कोर्ट भी आता है, क्रिमिनल कोर्ट भी आता है। पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ था विलेज पंचायत, बट मुझे लगता है कि क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैंने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। आगे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी एक फॉर्म ही है, वॉलंटरी एफर्ट्स देते हैं जब पार्टीज़ वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी वही एक फोरम है जहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराया जाता है लोक अदालत में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ वॉलंटरी एफर्ट्स फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज। इट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ ADR। ये ADR का ही एक फॉर्म है विच इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। अच्छा, ये रूरल और अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अर्बन में तो हमारे पास में बहुत ऑप्शंस होते हैं, अब रीचेबल होते हैं कोर्ट्स भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या और कोर्ट्स हो गए, डिफरेंट लेवल पे कोर्ट्स हमारे लिए फिर भी अप्रोचेबल है। लेकिन रूरल लेवल पर कोर्ट्स अप्रोचेबल नहीं थी, मतलब डिस्टेंट थी। तो ये जो लोक अदालत हैं इनसे रूरल एरियाज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, आप इसके इंट्रो में ये भी दे सकते हैं कि इसका ओरिजिन कब से है। इसका ओरिजिन तब से आता है, इसका ट्रेस तब से मिलता है बिफोर इंडिपेंडेंस व्हेन वी हैड लोक अदालत ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजाइम। लेटर ऑन दे वर रिजुविनेटेड एंड लोक अदालत वर नाउ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी। ठीक है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। ठीक है, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप बताइए कि ये जुडिशल नॉन जुडिशल फोरम है। ठीक है, ये नॉन जुडिशल फोरम है, मतलब कि ये और कोर्ट्स जैसे हैं जो जुडिशरी का पार्ट है, ये जुडिशरी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसको जो वैल्यू दी गई है, इसको जो पावर्स दी हुई हैं वो काफ़ी कुछ इक्विवेलेंट है सिविल कोर्ट्स के। ठीक है, और ये आर्बिट्रेशन का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये और जो आर्बिट्रेशन के फॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए, लोक अदालत हैव मोर पावर देन दी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशंस जो कमिटीज़ होती हैं, सॉरी जो आर्बिट्रेशन बॉडीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा पावर लोक अदालत को मिलती है, क्योंकि इसके पास में इसकी जो इसकी डिसीजंस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्डिक्ट। डिसीजंस मेड बाय दी लोक अदालत आर कॉल्ड पीपल कोर्ट वर्डिक्ट। जो ये वर्डिक्ट होते हैं वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग का मतलब हम समझते हैं, बाइंडिंग मतलब उसको दोनों ही पार्टीज़ को या फिर सारी पार्टीज़ जो भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनको ये मानना पड़ेगा, उन पर ये बाध्य है, उनको मानना पड़ेगा। फाइनल है मतलब ये कि आगे किसी भी कोर्ट में आप इस वर्डिक्ट के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइनल वर्डिक्ट्स होते हैं। ठीक है, दे हैव टू बाउंड बाय इट एंड देयर इज़ नो अपील। ये पॉइंट भी आगे है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप देखिए ये लोक अदालत इज़ एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ वॉलंटरी एफर्ट, क्योंकि ये वॉलंटरी एफर्ट ही है। जब तक वो पार्टी खुद नहीं आना चाहेंगी तब तक ऐसा नहीं होगा, खुद से वो वॉलंटरी एफर्ट्स लेंगी पार्टीज़ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज। देखिए, एमिकेबल और आर्बिट्रेशन के पास में जब ये लोग जाते हैं, पार्टीज जाती हैं अपना डिस्प्यूट लेके, तब भी होता है, और लोक अदालत में भी तभी होता है जब ये अपने वॉलंटरीली आना चाहते हैं पार्टीज कि हम आउट ऑफ कोर्ट हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। ये काफ़ी गंदा लग रहा था, आई एम सॉरी, अभी मैंने ऊपर स्लाइड कर दिया इसलिए। ठीक है, इट इज़ अ नॉन जुडिशियल फोरम। ये जुडिशियल फोरम नहीं है, मतलब ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं बना हुआ है। ये हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। उन्हीं ने, गवर्नमेंट्स ने ही कमेटीज़ बनाई थी और ये उन्हीं का ही एक आइडिया था जो डेवलप हुआ है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल है। ये काफ़ी हद तक हमारी कोर्ट्स को का जो बर्डन है वो हेल्प आउट करता है, उन बर्डन्स को अनबर्डन करने के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, इट इज़ एन सप्लीमेंट्री फोरम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट स्पेशली अमंग्स प्रायर टू द
पुअर एंड रूरल पीपल। ये मैंने आपको बता दिया कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस क्यों है। रूरल एरियाज़ में इसलिए और ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ के लिए ये बहुत अप्रोचेबल है, जगह जगह आप लोक अदालत देखने को मिल जाती है। तो ये उन लोगों के लिए, पुअर्स के लिए भी अप्रोचेबल हुआ, और रूरल एरियाज़ के काफ़ी क्लोज बनाए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई होती हैं, तो उनके लिए ये रीचेबल है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसके इंट्रो में आप ये दे सकते हैं पॉइंट दे सकते हैं कि ये लोक अदालत जो थी इंडिया में जो फर्स्ट हुई, फ्री इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई थी 1982 में गुजरात में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप ये कंपोजिशन वाला पार्ट भूल जाएं, ये इजी टू लर्न वाला है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, आप सीधे यहाँ आ जाएं। इट इज़ प्रेफर्ड एज इट इज़ फास्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए फास्ट इसलिए क्योंकि कोर्ट से कहीं ज़्यादा फास्ट है। कोर्ट में आपको डेट मिल जाती है आगे की, फिर आपकी नेक्स्ट सुनवाई के लिए आप तैयारियां करते हैं, मतलब वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, उसमें आपको जब केस डालना है उससे लेकर आपकी डेट मिलती है, फिर उसका फाइनल कितने सालों में जाके होता है, ये हम सबको पता है कि कोर्ट में इट्स अ टू लेंदी प्रोसेस। पर ये जो है कंपैरेटिवली ये बहुत फास्ट होता है लोक अदालत। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए क्योंकि लोक अदालत की अपनी कोई फ़ी नहीं है। हाँ, जो आप एडवोकेट हायर करते हैं उसमें फ़ीस होती है, बट लोक अदालत इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इफ़ द केस इज़ ऑलरेडी फाइल्ड इन रेगुलर कोर्ट द फीस विल बी रिफंडेड इन द केस डिस्प्यूट इज सेटल्ड इन लोक अदालत अंडर सेक्शन 221। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन के लिए मैंने अलग से यूज़ किया है एक पेन हाईलाइट करने के लिए। इवन दो हम एग्जाम में रेड पेन नहीं यूज़ कर सकते, जो कि हमें पता है ऑब्वियस है, पर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सेक्शंस को ऑलवेज दूसरे पेन से लिखिए अगर टाइम है तो। अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको हाईलाइट करिए। इफ़ इन केस आपको ये याद भी नहीं रहता है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, यू कैन गिव दिस फैक्ट, ये भी एक्सेप्टेबल है। जब आप बताएंगे इस फैक्ट को लिखेंगे, हाईलाइट करिए, बी कॉन्फिडेंट, हाईलाइट करिए और बताइए कि हाँ ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि पहले कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर कोर्ट फीस वगैरह सब कुछ लगती है, लेकिन फिर मिड ऑफ द सेशन में या फिर मिड ऑफ द सेशन में या फिर प्रोसीडिंग्स के बीच में अगर पार्टीज़ को या कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये लोक अदालत में जा सकता है, या फिर वो खुद ही पार्टीज़ बोलते हैं कि हमें लोक अदालत में ये केस लेके जाना है, इन दैट केस लोक अदालत भेज दिया जाता है। अगर वहाँ लोक अदालत में उनका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाता है तो जो भी फीस होती है जो उन्होंने उस कोर्ट में लगाई होती है वो रिफंड हो जाती है एज पर दिस सेक्शन। ठीक है, एज पर अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब आगे है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज किस तरह से हुआ है ये। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत, इसके लिए आप याद रखिए 19(1), 19 सबसेक्शन 2, 2 का सबसेक्शन 2 और 2 का सबसेक्शन 3, मतलब ये एक्चुअली इसके अंदर आने वाले आगे जो मैं बताऊंगी आपको उसके अंदर आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत मतलब ये बना कैसे है। ठीक है, लोक अदालत आर बीइंग कंडक्टेड बाय द स्टेट लीगल एड बाय, एक्चुअली ये होना चाहिए था नेशनल लीगल स्टेट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म ये है, इसको इन जनरल वर्ड्स कहा जाता है स्टेट लीगल एड। स्टेट लीगल एड जो हमें दी गई है नालसा, उसका नाम है, उस अथॉरिटी का नाम है, उस एड का नाम है नालसा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, ये हमारा एंड एडवाइस बोर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री, मतलब ये कंट्री के बहुत सारे जगहों पर बनती है, मल्टीपल होती है हमारी लोक अदालत। ठीक है, इसमें जहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन इसमें आने वाले, मैंने ये सेक्शन यहाँ पे क्यों लिखे हैं कि मुझे रिकॉल कर पाऊँ मैं जब ये रिवाइज करूँगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। तो इसमें 19(1) आता है, 19/2 आता है, 19 सबसेक्शन 1 आता है, 19 सबसेक्शन 2 आता है, 2 का सबसेक्शन 2 आता है, 2 का सबसेक्शन 3 आता है। तो अब सबसे पहले ये 19 का सबसेक्शन 2 मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 19 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ये कहता है कि ये कौन बना सकता है। 19 सबसेक्शन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ओके, देखें जैसे मैंने पहले बताया था कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इस अथॉरिटी के बारे में, लोक अदालत के बारे में नहीं था। ठीक है, बाद में एक एक्ट कुछ पास हुआ है। ठीक है,
जिसका नाम था लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, ये नेल्सा की ही बात हो रही है, ठीक है। नेल्सा वो बॉडी है जो इस एक्ट के अंदर बना था। उस एक्ट का नाम था लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, ठीक है। उसमें कहा गया सेज दैट एवरी स्टेट अथॉरिटी, एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और ताल्लुक कमेटी, ठीक है, ये है जो कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, ये लोक अदालत को बना सकती हैं, ठीक है। तो इनके पास में अथॉरिटी होती है, इनमें से कोई भी अथॉरिटी चाहे तो लोक अदालत बना सकती है, बैठा सकती है, ठीक है। सच इंटरवल्स एंड प्लेसेस फॉर एक्सरसाइजिंग सच ज्यूरिडिक्शन, जब भी ज्यूरिडिक्शन की ज़रूरत होती है इंटरवल्स पे और मल्टीपल जगह पे, किसी भी जगह पे, मतलब जहाँ ज़रूरत लगती है, ठीक है, वहाँ पर ये ज्यूरिडिक्शन के लिए बॉडीज़, ये कमिटीज़ लोक अदालत बना सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन 19(2) क्या कहता है? 19(2) कहता है एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड ऑफ एरिया ऑफ फॉर एरिया शेल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर। अब जब देखें आपने जान लिया कि कौन कौन कमेटी हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कि लोक अदालत बना सकती हैं, वो हम पढ़ लिया 19(1) में। अब 19(2) में दिया गया है कि कौन कौन होगा मेंबर इस लोक अदालत का, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है ए मेंबर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज चेयरमैन। तो मतलब एक तो हो गया चेयरमैन जो कि हो सकता है रिटायर्ड या सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर मतलब जज, ठीक है। प्लस उसके साथ में 2 अदर मेंबर्स इंक्लूड्स 1 लॉयर प्लस 1 सोशल वर्कर। मतलब ये हमारा हो गया एक चेयरमैन और अदर 2 मेंबर्स, और अदर मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ये अदर मेंबर्स के बारे में सी पॉइंट में बताया गया है। ये है 19(2) का सी पॉइंट, ये है 19(2) का ए पॉइंट जिस तरह से, ये 19(2) का बी है जिस तरह से, ऐसे ये वाला 19(2) का सी है, ठीक है। 19(c) में कहा गया है अदर मेंबर्स। अभी अदर मेंबर्स कौन कौन चुनता है इसके बारे में बताया गया है 2 सबसेक्शन 2 में। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद सजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ वो करती है, कोई भी चीज़ बनाती है या कोई भी कुछ भी चूज़ करना होता है उसने, ठीक है, किसी में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करती है या फिर वो प्रिस्क्राइब करने वाली होती है, तो वो किससे सजेशन लेती है? क्योंकि वो सेंटर में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट है, वो उससे लेती है, ठीक है, उससे सजेशन लेती है। प्रिस्क्राइब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये अदर मेंबर्स कौन से होंगे। सेम वेज अंडर सेक्शन 2(3) बताया हुआ है एज प्रिस्क्राइब बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है वो सजेशन हमेशा किससे लेती है? हाई कोर्ट से लेती है, ठीक है। जो भी उसकी अपनी हाई कोर्ट होती है उससे वो सजेशन लेती है। तो एक इसमें बता देगा कि कुछ मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, कुछ मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में मैंने याद करने के लिए लिखा हुआ था यहाँ, जिसको मैंने आपको कहा था कि डिसरिगार्ड कर दें। अब ये देखें कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत फॉर शॉर्ट मैंने कैसे याद किया है। ये इसमें होता है 1 चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स, ठीक है। 1 चेयरमैन में सिटिंग और रिटायर्ड जज जो वहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर लिखा हुआ था वो, ठीक है। यहाँ है 2 मेंबर्स जिसमें कि एक होगा लॉयर, एक होगा सोशल वर्कर। सो इट इज़ वेरी क्वाइट ईजी टू लर्न, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से लिखिए एलैबोरेटेड वे में, ठीक है। फाइन। इसके बाद में आता है नेचर ऑफ अवार्ड। देखें वही जो मैंने अभी बताया था कि नेचर ऑफ अवार्ड की जगह यहाँ पे होना चाहिए वर्डिक्ट। आई एम सॉरी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं वर्डिक्ट, ठीक है। नेचर ऑफ वर्डिक्ट ये है सेक्शन 21। प्लीज़ डिसरिगार्ड माई राइटिंग, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे आइडियाज़ जो बाद में मिल रहे होते हैं, मैं ऐसे ही साइड बाय साइड कहीं पर भी लिखती जाती हूँ, ठीक है। आप एग्जाम में डायरी लिखिए, बस इतना काफ़ी होता है। आप अपने नोट्स तो किसी भी तरह से बनाइए, जस्ट आपने नॉलेज गैदर करनी है, ठीक है। नेचर क्या होता है वर्डिक्ट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21/1, अगर आपको सेक्शंस याद नहीं होते इट्स ओके, टोटली फाइन, ये आपका एक प्लस पॉइंट है सेक्शंस याद करना। बट अगर सेक्शन याद नहीं है देन इट्स ओके, आप सिंपल यहाँ से भी लिखेंगे ना, स्टेटमेंट भी लिखेंगे सिंपल, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, इस सेक्शन में कहा गया एवरी अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट वेयर एज द सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड एट। जिस भी सेटलमेंट पे
वर्डिक्ट दे दिया है लोक अदालत ने, उसकी जो डिक्री है, लोक अदालत की जो डिग्री है वो एक सिविल कोर्ट के जैसे होगी। ये किस में दिया हुआ है? 21(1) में दिया हुआ है, ठीक है। जो लोक अदालत है उसकी जो डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट होगी। इसके नेक्स्ट आता है 20 का सबसेक्शन 1, ठीक है। उसमें वही सेम पॉइंट जो हमने वहाँ लिखा था, ये भी इसके नेचर में ही आता है कि जो लोक अदालत है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बट द फीस इफ इट इज़ पेड इन द कोर्ट फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन सेंट, ठीक है। इन दैट केस if the settlement is done in the लोक अदालत then the fees will be refunded if the settlement is done in लोक अदालत। ये 21 में दिया हुआ है। It is a good point to write down under the nature of the verdict। नेक्स्ट हमारे पास में सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, एवरी अवार्ड इज मेड बाय द लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। पहले आई वॉज इन डाउट कि ये फाइनल कैसे हो सकता है। आई वॉज इन डाउट तो मैंने इसको कट कर दिया था एंड आई वॉज अबाउट टू राइट कि सिर्फ बाइंडिंग लिखना है मैंने, बट लेटर ऑन आई डिड सम रिसर्च एंड देन आई फाइंड आउट कि ये फाइनल ही होता है। वर्डिक्ट जो कि लोक अदालत देती है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग भी होता है, ठीक है। बहुत सारी आर्बिट्रेशन बॉडीज़ होती हैं जिनका जो फाइनल डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, लेकिन वो फाइनल नहीं होता, वो अपीलिएट होता है। लेकिन ये जो है ये फाइनल है। लोक अदालत का वर्डिक्ट फाइनल एंड बाइंडिंग है, या फिर मैं कहूँ बाइंडिंग एंड फाइनल है। फाइनल का मतलब हुआ there is no appeal shall lie to any court against the award। इसका ये जो अवार्ड दिया गया है इसके लिए आप कहीं अपील नहीं कर सकते, ठीक है जी। ओके, ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बाद में मैं पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ से आते हैं हम लोग, करते हैं यहाँ से, ठीक है। स्पिरिट बिहाइंड इट, ओके, ये इसके एक फीचर्स में से ही आता है जो कि मैंने नेचर के अंदर ही लिखा हुआ था, क्योंकि इसका नेचर भी यही है। देखिए ना, जनरल वे अगर कहा जाए तो इसका जो नेचर है लोक अदालत का वो क्या है, कैसा है? द स्पिरिट बिहाइंड इट इज़ टू लिव एंड टू लेट लिव। एक्चुअली गांधीयन प्रिंसिपल के साथ में मुझे लिखना चाहिए था, गांधीयन प्रिंसिपल। जहाँ आप गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं वहाँ आप ये पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। ओके, किस तरह के केसेस लिए जाते हैं, किस तरह के केसेस लिए जाते हैं लोक अदालत में, वो हैं केसेस ये सारे, सब तरह के सिविल डिस्प्यूट्स, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, लेकिन जो कि कंपाउंडेबल है, ठीक है, जो कि कंपाउंडेबल है। अब कंपाउंडेबल क्या होता है ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, अभी आप लिस्ट देखिए। जो कि कंपाउंडेबल है वो क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, जो कि बहुत सीरियस नेचर के नहीं होते, कि बहुत हीनियस क्राइम्स जो होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। अदरवाइज क्रिमिनल, जो पेटी क्रिमिनल डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसमें आते हैं, वो लोक अदालत के अंदर आ सकते हैं। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ये रिसेंटली एडेड हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर था इसका, जो कि इसने ये वाले केसेस लिया है। केसेस इन व्हीलिंग लैंड्स, ये वाला बहुत ब्रॉड है, ये वाले केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें हर तरह का केस जो लैंड से रिलेटेड होता है, चाहे म्यूटेशन ऑफ लैंड हो, लैंड पट्टा हो, फॉरेस्ट लैंड हो, बॉन्डेड लेबर हो। लेबर का भी देखें इसमें क्यों आ गया, क्योंकि लेबर लैंड से ही रिलेटेड है। लैंड एक्विजिशन केसेस हो, सब। फैमिली डिस्प्यूट्स भी इसमें ही आते हैं, भाई भाई में लड़ाइयाँ हुई हैं, फैमिली के मेंबर्स में हुई है। मैट्रिमोनियल भी इसमें ही आते हैं, मियाँ बीवी वाले, वो भी इसमें ही आते हैं। बैंक लोन के केसेस भी सारे इसी में ही आते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है रोल ऑफ लोक अदालत। आप चाहें तो इसको एक रोल ऑफ लोक अदालत करके दीजिए, या आप इंट्रो में दीजिए, इट्स योर चॉइस। ये शुरू हुआ था जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। फर्स्ट लोक अदालत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 इन गुजरात, ठीक है। ईजी एक्सेस टू पुअर्स, इसका सबसे बेस्ट फीचर यही है, ईजी एक्सेस टू पुअर्स। मेजर रोल इन रिड्यूसिंग द जुडिशियल वर्कलोड ये कम कर रहा है, ये भी मैंने आपको बोला था। एवरेज नंबर ऑफ टू रिजॉल्व द केसेस पर डे इज इंक्रीजिंग एंड नोटिस
इन एवरी न्यू रिपोर्ट। देखें, ये देखें, मतलब ये है कि मैं जितना पीछे जाऊंगी उतना केसेस कम है। 2017 में से 50 लाख केसेस थे जो कि रिपोर्ट किए गए थे कि सॉर्ट आउट हुए हैं। फिर नालसा की रिपोर्ट आई 2021 में, जिसमें कि 1.27 करोड़ केसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ एंड इट वाज अ ह्यूज नंबर। इट वाज अ ह्यूज नंबर एंड द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर एंड दे आर नोटेड इन एवरी न्यू रिपोर्ट। हर न्यू रिपोर्ट में ये बताया जाता है। तो खुद देखें कि इतनी जल्दी किसी कोर्ट में हो नहीं पाता क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अनडाउटेडली एग्जिस्टेंस ऑफ लोक अदालत इज वाइटल इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है। अब है आगे पावर्स ऑफ लोक अदालत। इससे पहले आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। पावर्स ऑफ लोक अदालत अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। आपको एक्ट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, एक्ट्स के ईयर्स आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे ईजीएस्ट वे होता है उन एक्ट्स को आप पेपर पर लिखिए विद द ईयर, और जब भी उन एक्ट की बात होती है, चाहे आप इसकी फुल फॉर्म रफ में भी लिख रहे हैं, जब आप रफ में भी लिखते हैं फुल फॉर्म चाहे आप पूरी ना लिखें, लेकिन आपको ईयर ज़रूर लिखना है। सिर्फ एक यही तरीका है जिससे आपको ये एक्ट्स के ईयर्स याद हो जाते हैं, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। आप करके देखें, हो जाएगा। आप 4 बार भी लिखेंगे किसी भी पैरा में द नेम ऑफ द अथॉरिटी या फिर द नेम ऑफ द एक्ट और एंड अलॉन्ग विद द ईयर, तो वो जल्दी से याद भी हो जाएगा। ठीक है। द लोक अदालत हैज सेम पावर एज सिविल कोर्ट। देखें, सिविल कोर्ट की पावर्स ही हैं जो कि इसको मिली हुई हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। ये देखें 21(1) में भी ये दिया हुआ था कि इसकी जो डिक्री है, मतलब जो डिसीजन दिया हुआ है इसका, वो किसके इक्विवेलेंट था? सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट था, सिविल कोर्ट की डिक्री के इक्विवेलेंट था। यहाँ ये कहा गया है कि ये खुद 22(1) में कहा गया था कि ये लोक अदालत खुद की पावर्स कैसी हैं? सिविल कोर्ट के जैसे है। एंड इट इज़ अ गुड पॉइंट टू नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। आगे दिया हुआ है, देखें, वो इट हैज़ पावर टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड एग्जामिन हिम और हर ऑन ओथ। ये जिस तरह से और कोर्ट्स को वो मिला होता है, पावर मिला होता है, सेम वही है। और भी कोर्ट्स का भी यही पावर होता है कि वो किसी को भी समन भेज सकती हैं, बुला सकती हैं, उसकी अटेंडेंस ले सकती हैं, मतलब विटनेस की, और उसको एग्जामिन भी कर सकती हैं, उसको ओथ दिला सकती हैं। ठीक है। पावर टू इन्फोर्स टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। उनके पास पावर होती है कि वो इन्फोर्स करें कि वो वाला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए। तो ये जिसको भी बोलते हैं पार्टीज़ को या किसी को भी, उसको ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक इनके पास में ये सिविल कोर्ट की जितनी पावर है। तो जब आपको सिविल कोर्ट जिस तरह से कोई वो देता है, समन देता है, या फिर आपको बोलता है कि ये प्रोड्यूस कराइए, तो फिर आपको कराना ही पड़ेगा। इट विल बी एनफोर्स्ड ऑन यू। सेम वे में पावर फॉर रिक्विजिशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी। डिमांड टू सप्लाई मीन्स रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मीनिंग यही होता है, डिमांड टू सप्लाई, मतलब वो पूछ सकते हैं, वो डिमांड कर सकती है। आस्क वर्ड नहीं यूज हुआ है कहीं भी। डिमांड टू सप्लाई, वो कह सकती है कि भाई प्रोवाइड कराइए कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या फिर कॉपी किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी। ठीक है। पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर टू सेटल एनी डिस्प्यूट एंड कमिंग बिफोर इट। पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर। अच्छा, लोक अदालत के अपने खुद के अलग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिस्कस कर लिए जाते हैं। वो डिस्प्यूट जैसे ही उनके पास आता है तभी। ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ लोक अदालत डीम टू बी एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी। जो प्रोसीडिंग है, पहले बात हो रही थी कोर्ट की 22(1) में, यहाँ पे बात हुई है उसकी प्रोसीडिंग्स की, मतलब जो डेट लगती हैं। ठीक है, जो डेट लगते हैं। तो जो प्रोसीडिंग्स हैं ऑफ लोक अदालत डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब आप उनको सीरियसली लीजिए, जिस तरह से आप एक जुडिशियल प्रोसीडिंग लेते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? विद द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 193, 219, 228 ऑफ आईपीसी। आईपीसी में ये मेंशन कर दिया गया है कि आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग की जैसे ही इसकी लोक अदालत की प्रोसीडिंग्स को समझना है। ठीक है। आगे दिया हुआ है लोक अदालत डीम्ड टू बी द सिविल कोर्ट एज सेक्शन
195 ऑफ CRPC सेज, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा था ना 21 में कि वो सिविल कोड कहलाता है, तो ये 21(1) था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर, और जो हमारा CRPC है उसके अंदर दिया हुआ है सेक्शन 195 में। तो आप इस तरह से याद करें कि देखें जब ये कोर्ट की बात हो रही है तो ये CRPC में दिया हुआ है 195 में, और दूसरा ये दिया हुआ है 21(1) में दिया हुआ है इस एक्ट लीगल सर्विस एक्ट 1987 के अंडर। जो भी एक एक्ट होते हैं, हाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो भी एक्ट होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, उनको सिंपली आप इस तरह से याद कीजिए कि मेरा बर्थ कब हुआ था, मेरे बर्थ से इतना पहले, या फिर मेरे बड़े भाई के बर्थ के इतना पहले, या मेरी छोटी बहन के इतना बर्थ के पहले या बाद में, तो वो इजी हो जाता है। ये एक ट्रिक कह लें या फिर कुछ भी कह लें, शायद आपको इमेच्योर लगे, बट दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर मी, दिस वाज द बेस्ट वे एंड दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर मी टू लर्न एनी ईयर, ठीक है। ओके, फिर इसके आगे मैंने लिखा हुआ है बहुत शॉर्ट में एडवांटेजेस ऑफ, आप देखिए एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के एडवांटेजेस सेम वही हैं जो किसी भी आर्बिट्रेशन में दिए हुए थे। स्पीडी जस्टिस, फ्री इकोनॉमिकल सर्विस, अब इन सबको आप प्लीज़ खुद ही इलेबोरेट कर लें, दे आर वेरी इजी टू इलेबोरेट। अनबर्डनिंग द कोर्ट, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन, किस में, पार्टीज के बीच में वो झगड़ा नहीं कराते, वो सेटलमेंट कराती है। एम फॉर सेटलमेंट नॉट टू पनिश, हाँ इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है, लोक अदालत में पनिशमेंट नहीं मिलती है, मतलब इसमें क्या होता है, सेटलमेंट कराया जाता है, कहा जाता है कि आप ये कीजिए और आप जी यही कीजिए, दोनों पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि इस तरह से आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोक अदालत। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि उसका स्कोप समझ लें आप, स्कोप कहाँ बताया गया था। स्कोप के लिए एक यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप एक सेकेंड प्लीज, बेयर विद मी प्लीज। यहाँ जुरिडिक्शन ऑफ लोक अदालत, जब आप ये देते हैं तो आप उसमें दीजिए एक केस रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये केस के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, यू विल फाइंड इट वेरी इजीली, बहुत फेमस केस है, ठीक है। एज पर सेक्शन 1915 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, लोक अदालत में डिसाइड द केसेस बाय कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सेटलमेंट इन द केस विच आर, तो कौन कौन से केसेस वो कर सकती है लोक अदालत सॉर्ट आउट, ठीक है, वो बताया हुआ है। किसमें बताया है, इस एक्ट के अंदर बताया है, सेक्शन 19 का सबसेक्शन 5 में बताया है। वो केसेस जो कि हैं पेंडिंग इन द कोर्ट, जो कोर्ट में पेंडिंग थे और वो रीडायरेक्ट हो गए लोक अदालत को, वो वाले केसेस भी कर सकती है लोक अदालत सॉर्ट, विच कम्स इन द जुरिसडिक्शन ऑफ लोक अदालत एंड नॉट प्लेस बिफोर एनी कोर्ट। जो पेंडिंग थे वो भी, जो पेंडिंग नहीं थे वो भी, मतलब सब तरह के, बस केसेस कौन से होते हैं वो मैंने आपको लिस्ट बताई थी पहले। सो वी कैन सम अप ऑल द केसेस विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट और दोज विच कम प्री प्रोसीडिंग ट्रायल्स, मतलब प्रोसीडिंग होने से वो जो इनकी वो होती हैं प्रोसीडिंग्स होती हैं उससे पहले ही आ जाता है, अगर कोर्ट से आ जाता है या फिर कोर्ट में जाने से पहले आ जाता है। एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, एक्सेप्ट not to be settled under the jurisdiction of lok adalat which are criminal cases which are non-compromisable under section 320 of CPC instead of those which are compromisable of section 320 of CRPC। अब आपको ये लगेगा कि ये रिपीटेड है, बट नहीं, रिपीटेड नहीं है, मैं बता दूँ। देखिए CRPC के सेक्शन अंडर सेक्शन 320 बताया हुआ है कि कौन कौन से केसेस जो कि क्रिमिनल केस हैं, कौन से कॉम्प्रोमाइजेबल हैं, कौन से कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं हैं। तो वो जो कि बताए हुए हैं कि नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, वो नहीं कर सकती है, वो सेटल नहीं कर सकती है, वो इसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। लेकिन वो जिसको वो कॉम्प्रोमाइजेबल हैं, जो जिनका नेचर है कॉम्प्रोमाइजेबल, किसका, क्रिमिनल केसेस का,
जिनका नेचर है कॉम्प्रोमाइजेबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC। ये दोनों ही तरह के कॉम्प्रोमाइजेबल और नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल दोनों 320 CPC में दिए हुए हैं। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइजेबल हैं तो लोक अदालत के जुरिडिक्शन में वो आ सकते हैं, वो अपनी डिक्री उन पे दे सकते हैं, वो सेटलमेंट करा सकती है। ठीक है जी। इसके बाद में है कौन कौन इनको अपील कर सकता है, हु कैन अपील। देखिए ये टॉपिक आपको लंबा लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये सारा कुछ जब हम जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए तो इतना कुछ नहीं लिख पाते, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, पर फिर भी हमारे पास में इतना कंटेंट होना चाहिए कि हम 5 पेजेस के अकॉर्डिंग सोच के जाएं या 6 पेजेस के अकॉर्डिंग सोच के जाएं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते हैं या फिर स्टडी करते हैं उतना ज़्यादा आप लिख पाते हैं। नो डाउट उसमें से जितना हम पढ़ते हैं शायद हमारे पास में 60% या 70% या शायद बहुत ज़्यादा करके 80% हमारे दिमाग में रहता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूँगी। आपको लगता है कंटेंट ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, क्योंकि वहाँ जाके 100% पूरा पूरा लिख कर आना ये बहुत ही कम हो पाता है। मतलब हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पर नहीं हो पाता, सच बताऊँ। ठीक है, हु कैन अपील, कौन कौन अपील कर सकता है। कॉग्निजेबल केसेस, जिनके कॉग्निजेबल केसेस हैं। ओके, तो ये कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, वो ऑफेंसेस के लिए केसेस जिसमें कि पुलिस के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकती है उन ऑफेंसेस में, और उसको कोर्ट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती है, कहीं की वारंट वगैरह नहीं चाहिए होता। वो जाके उस ऑफेंस करने वाले को, उस जो क्रिमिनल नेचर का है, सॉरी, उस ऑफेंस करने वाले को अरेस्ट करती है। आई एम सॉरी, ओके लेट मी ट्राई अगेन। कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, वो केसेस जिनमें जाके पुलिस सीधा सीधा अरेस्ट कर सकती है जो ऑफेंडर है बंदा, उसको, उसके लिए उन केसेस के लिए जिन केसेस में पुलिस को कोई वारंट नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए कोर्ट की तरफ से, वो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं। ठीक है, तो जिनके अगेंस्ट कॉग्निजेबल केसेस हुए हैं वो भी कर सकते हैं। बोथ द पार्टीज अग्रीज फॉर पेंडिंग केसेस, जो भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट में उसकी बोथ द पार्टीज अग्री करती हैं, लोक अदालत में आ सकते हैं। इफ वन ऑफ द पार्टी अप्लाई टू लोक अदालत फॉर प्राइमा फेसी सूटेबल फॉर रेफर टू लोक अदालत। कोई भी ऐसा केस जो कि एक पार्टी कर रही है, ठीक है, एक पार्टी कर रही है और लगता है प्राइमा फेसी मतलब पहले इंस्टेंस में फौरन देखते ही लगता है कि हाँ ये जाना चाहिए, तो एक पार्टी ने अग्री किया और ये प्राइमा फेसी है कि हाँ ये लोक अदालत जा सकता है, भेज दिया जाता है। कोर्ट कैन इट्स ओन, तो ये वाला एक टर्म यूज होता है सुओ मोटो, मतलब ये खुद से, जहाँ कोर्ट को लगता है कि ये केस लोक अदालत जा सकता है तो वो सीधा सीधा सुओ मोटो मतलब खुद से बाई इट्स ओन भेज देती है। कमेटी अथॉरिटी रिसीव द डायरेक्ट एप्लीकेशन, या फिर जो केसेस में वो कोर्ट के पास जाता ही नहीं है केसेस, और या फिर कमेटी अथॉरिटी के पास में डायरेक्टली ही एप्लीकेशन होती है, वो सारे केसेस मतलब वो सारे लोग डायरेक्ट भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटीज़ कर सकती हैं, कमेटी भी कर सकती हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो है जस्टिस देती है इक्विटी एंड फेयर प्ले के बेसिस पे। ठीक है, डिसीजन लेती है इक्विटी एंड फेयर प्ले के बेसिस पे, और जो सेटलमेंट है वो एक्सपीडिएट नेचर का होता है, एक्सपीडिएट एडजुडिकेशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक्सपीडिएट मतलब स्पीड अप कर दिया जाता है, एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन देने के लिए। ठीक है, उसको सेटलमेंट कराने के लिए। तो ये इसके कुछ फीचर्स में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी है, ये भी पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन केसेस में जिसमें कि लोक अदालत कोई सेटलमेंट नहीं करवा पाई है, ठीक है, उन केसेस में जिसमें लोक अदालत कोई सेटलमेंट नहीं करवा पाई है, उन केसेस को लोक अदालत अगर वो कोर्ट से आए हैं तो रीडायरेक्ट कर देती है उसी कोर्ट को। ठीक है, सेंड बैक कर देती है इन अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और अगर वो कोर्ट से नहीं आए हैं, वो सिंपल डायरेक्टली उसके पास में आए हैं, आई एम सॉरी, अगर सीधे आए हुए हैं, डायरेक्टली आए थे, जैसे कि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते थे। ठीक है, ऐसे केसेस में अगर आए हैं और अभी भी हम लोग लोक अदालत में उसको सेटलमेंट नहीं दे पाए हैं, उस केस में लोक अदालत खुद पार्टीज को सजेस्ट करती है कि आप केस लेकर कोर्ट में जाइए। तो ये फाइनल इसका सारा नोट्स थे मेरे लोक अदालत से रिलेटेड। आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी सजेशंस होती हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा, कोई भी सजेशंस, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट। ठीक है,
तो आई होप आपके एग्ज़ाम में ये सब कुछ हेल्पफुल होगा. देन नाउ रन लाइक अ हेल. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. गुड बाय.